देखना है क्लास 9 का जो हिंदी है इसका चैप्टर है 5 और 5वां चैप्टर जिसका नाम है भारतीय चित्रपट, जिसे कहते हैं मुख्य फिल्मों से लेकर सवाक फिल्मों तक। मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक मतलब एक छोटी सी फिल्म से लेकर एक बड़े फिल्म तक की पूरी कहानी इसमें जानना है कि कैसे प्रारंभ हुआ और अभी तक किस प्रकार चल रहे हैं, इसके बारे में पूरी घटना इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो ये क्या है, पहला भारतीय चित्रपट यानी भारतीय फिल्म के बारे में है। मुख्य फिल्म उस फिल्म को कहते हैं जिसमें सिर्फ दिखाया जाता है और आपस में बात विचार नहीं होता है। अभी का हम लोग जो फिल्म देखते हैं वो क्या होता है, तो वो सीन भी दिखाया जाता है और आपस में वार्तालाप भी करते हैं, बोलते हैं ना। लेकिन मुख्य फिल्म में क्या था, सिर्फ दिखाया जाता था। प्रारंभ का फिल्म ये सब कोई कहानी आधारित फिल्म नहीं था, वो किस पर था, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मान लिया जब मजदूर कहीं से काम करके निकले, जैसे किसी कारखाना में मजदूर काम करते हैं और वहां से जैसे निकला तो मजदूर किस तरह चल रहे हैं उसी को फोटो को ले लिया और फिर पर्दे पर दिखाता था। तो लोग आश्चर्य करते थे कि जो आदमी यहाँ पर है वो आदमी वहां कैसे पर्दे पे दिख रहा है और उसमें भी फोटो चल रहा है। लोग आश्चर्य करते थे ये सब चीजों को देखकर, उसी को कहते हैं मुख्य फिल्म। मुख्य फिल्म में क्या है, मुख्य फिल्म में सिर्फ दिखाया जाता, दृश्य दिखाया जाता, आपस में वार्तालाप नहीं होता है। जबकि सवाक फिल्मों में दृश्य भी दिखाया जाता है और आपस में वार्तालाप भी होता है। तो समझ गए मुख्य फिल्म और सवाक फिल्म क्या है, इसी का डिटेल हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो इसको लिखने वाले कौन है, अमृतलाल नागर। पहले हम लोग जानते हैं इनका जीवन परिचय अमृतलाल नागर के बारे में, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी बनता है। अधिकतर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेखक परिचय से ही पूछा जाता है और कुछ ही भाग जो है इनके जैसे चैप्टर से पूछा जाता है। तो जब तक में अगर हम इनका जीवन परिचय याद रखेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव हम पूरा का पूरा नहीं बना सकते हैं, इसलिए इनका जीवन परिचय याद करना है। इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। लेखक का नाम याद रहेगा, क्या है, अमृतलाल नागर। इनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। लेखक कौन है, अमृतलाल नागर। इसका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को, 17 अगस्त 1916 ईस्वी को, 17 अगस्त 1916 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, तो गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश, गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश। और ये ननिहाल लिखाने का मतलब है कि इनका जन्म जो है ना अपने घर पर नहीं, ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। जैसे नानी के घर नहीं होता है तो नानी घर इनका जन्म हुआ था। तो याद रहेगा इनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश, जिला आगरा, जगह गोकुलपुरा। वो क्या था, तो उनका ननिहाल था, ननिहाल में ही उनका जन्म हुआ था। वो मूलतः गुजराती थे। मूलतः गुजराती का मतलब वो देखो गुजरात में रहते थे। उनके दादा का घर कहाँ था, गुजरात में। लेकिन गुजरात से इनके जो दादा है ना, दादा का नाम था पंडित शिवराम नागर। दादा का नाम था पंडित शिवराम नागर। ये 1895 ईस्वी में लखनऊ में आकर बस गए। लखनऊ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब है कि वे मूलतः क्या थे, गुजराती थे। पहले उनके दादा वाला का घर कहाँ था, गुजरात में। उनके दादा का घर कहाँ था, गुजरात में। और दादा ही इनका आकर कहाँ बस गए, 1895 ईस्वी में लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश में। तो जब दादा ही आकर बस गए उत्तर प्रदेश में, तो अब इसका घर कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसका पुश्तैनी घर, पुराना घर, दादा का घर कहाँ था, गुजरात में। दादा का घर गुजरात में। तो याद रहा इतना कि लेखक हैं अमृतलाल नागर। इनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश आगरा, यानी आगरा के उत्तर प्रदेश, गोकुलपुरा जगह का नाम है। और ननिहाल में इनका जन्म हुआ था। वो क्या थे, गुजराती थे मूलतः, यानी मूल रूप से वो क्या थे, गुजराती थे। लेकिन इनके दादा जो हैं, दादा का नाम है पंडित शिवराम नागर, जो 1895 ईस्वी में लखनऊ में आकर बस गए। इनके पिता का नाम है राजा राम नागर। इनके पिता का नाम क्या है, राजा राम नागर। याद रहा इनके पिता का नाम राजा राम नागर, दादा का नाम शिवराम नागर, पिता का नाम राजा राम नागर और दादा का नाम शिवराम नागर। 19 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गया। कितने वर्ष की अवस्था में इनके पिता का मृत्यु हुआ, 19 वर्ष की अवस्था में। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो 19 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। और जब पिता का देहांत हो गया तो घर की स्थिति जो है, घर का जीविकोपार्जन चलाने वाला तो कोई नहीं बचा। तो ये देखो अर्थोपार्जन की व्यवस्था के कारण उनकी विधिवत शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। वो
पाई। यानी विधिवत जो हम लोग स्कूल के माध्यम से पढ़ते हैं, नामांकन कराते हैं, जैसे ना होता है स्कूल में एग्जाम देते हैं, बोर्ड परीक्षा देते हैं, इस तरह से जो हम जो पढ़ते हैं नियम के अनुसार, तो कहाँ तक हो पाया, 10वें तक इसकी पढ़ाई हो पाया। क्योंकि घर भी संभालना पड़ गया इनको, इनके पिता की मृत्यु जो हो गई तो फिर घर कौन संभालेगा, घर संभालने में रह गए, तो इनकी विधिवत इनकी शिक्षा कहाँ तक हो पाई, हाई स्कूल तक ही हो पाया। अब देखो 1940 ईस्वी से 47 ईस्वी तक ये कोल्हापुर, मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में लेखन का कार्य किया, फिल्म लिखने का काम किया इन्होंने। कब से, 40 से 47 तक, 40 से 47 तक इन्होंने फिल्म लिखने का काम किया। याद रहेगा, इन्होंने फिल्म लिखन का काम कब से कब तक किया, 40 से 47 ईस्वी तक। 1953 ईस्वी से 1956 तक वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। तो ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर कब तक रही है, 53 से 56 तक, 53 से 56 तक, 40 से 47 तक ये फिल्म लेखन का काम किया, 53 से 56 तक ये लखनऊ में जो है ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। उसके बाद जो है इनकी प्रमुख कृतियां याद रखना है, इनकी कई प्रमुख कृतियां जैसे उपन्यास है, कहानी है, उसके बाद रिपोर्टाज है, अनुवाद है, निबंध है, बाल साहित्य और पुरस्कार है। इनको कई पुरस्कार भी मिले, जैसे लगभग 4 पुरस्कार मिले इनको। तो हमें याद रखना सबसे पहले महत्वपूर्ण कृतियों में ये सबसे पहले उपन्यास को याद रखेंगे। कुल मिलाकर कितने 6 उपन्यास है, और 6 उपन्यास को याद रखना है, 2-2 करके याद रख लेना है। कितने उपन्यास इनका, 6 गो। तो पहले हम 2 याद करेंगे, फिर 2 याद करेंगे और फिर 2 याद करेंगे, इस तरह से 6 उपन्यास याद हो जाएगा। बोलो तो पहला उपन्यास, पहला है महाकाल, दूसरा सेठ बांकेलाल। बोलो दोनों याद हो गया, महाकाल सेठ बांकेलाल। 2 उपन्यास तो याद हो गया, कौन कौन है, महाकाल सेठ बांकेलाल, महाकाल सेठ बांकेलाल, महाकाल सेठ बांकेलाल। 2 उपन्यास याद हो गया। दूसरा बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र सुहाग के नुपुर, या फिर इन दोनों को एक साथ कर दो, बूंद और समुद्र अमृत और विष, बूंद और समुद्र अमृत और विष। यानी देखो जब समुद्र का मंथन हुआ था तो अमृत और विष दोनों कहाँ पर मिला था, दोनों एक ही साथ समुद्र में, तो इन दोनों को एक साथ मिला देना, बूंद और समुद्र, क्या, अमृत और विष, इन दोनों को एक साथ कर देना। पहला 2 बोलो तो महाकाल सेठ बांकेलाल, 2 हो गया। दूसरा बूंद और समुद्र अमृत और विष। बूंद कहाँ जाके गिरते हैं, समुद्र में, और समुद्र में ही मिला था अमृत और विष। तो याद रखे इस तरह से 2 इधर से, पहले महाकाल सेठ बांकेलाल, वर्षा का जैसे वर्षा होता तो बूंद कहाँ जाके गिरता है, समुद्र में, तो बूंद और समुद्र। और समुद्र का जब मंथन हुआ था तो विष और अमृत दोनों चीज तो समुद्र में ही नहीं, एक ही साथ ना समुद्र में मिला था, तो विष और समुद्र, यानी देखो अमृत और विष, उधर हो गया बूंद और समुद्र, इधर हो गया अमृत और विष। तो 2-2 4 हो गया, बचा क्या, 4 और 2 को बचा, मानस का हंस, कहाँ, मानस का हंस सुहाग के नुपुर। तो याद हो जाएगा, मानस का हंस सुहाग के नुपुर, मानस का हंस कहाँ, तो सुहाग के नुपुर, याद रह जाएगा। तो 2-2 4 2 6, 2-2 करके 3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पहला 2 बोलो तो महाकाल सेठ बांकेलाल, दूसरा बूंद कहाँ, समुद्र में, और समुद्र में ही फिर क्या हुआ था, जैसे विष और अमृत, अमृत और विष समुद्र में ही। और दूसरा क्या बचा, मानस का हंस सुहाग के नुपुर, मानस का हंस है सुहाग के नुपुर, ऐसे याद मान लेना कि मानस का हंस क्या है, तो सुहाग के नुपुर, मानस का हंस क्या है, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस सुहाग के नुपुर। इस तरह से कुल मिलाकर उपन्यास के को याद हुआ, 6 गो। बोलो 6 उपन्यास कौन कौन है, महाकाल सेठ बांकेलाल, दूसरा बूंद और समुद्र, अमृत और विष, उसके बाद मानस का हंस कहाँ, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस सुहाग के नुपुर। तो ये था उपन्यास। और अब जानेंगे हम लोग कहानी और रेखाचित्र, कहानी और रेखाचित्र हम लेना है। नेक्स्ट है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह कुल कितना है, 8, और ये 8 को कैसे बैठा देंगे, 4-4 कर देंगे या फिर एक के में जोड़ दो, किसी कहानी पर बैठा दो। मानना इस तरह की, देखो कैसे मानेंगे, माना कि नवाबी तुलाराम शास्त्री, तुलाराम शास्त्री किसी का नाम हो सकता है इसमें, ये सोचना, मानना कि तुलाराम शास्त्री किसी का नाम है और कैसा नवाबी है, नवाबी दिखाता हूँ। तो नवाबी तुलाराम शास्त्री वाटिका में बैठ के अवशेष सुना रहे, अवशेष मतलब सोचना कि कुछ चीजें सुना रही, जैसे घटना वगैरह नहीं होता है, कहानी वगैरह। नवाबी तुलाराम शास्त्री वाटिका माना
वाटिका बगीचा में कुटिया में बैठकर, नहीं कुटिया नहीं होता है, नवाबी तुलाराम शास्त्री वाटिका मन बगीचा में बैठकर अवशेष सुना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ना आदमी नहीं, आदमी नहीं, आई नहीं है कि में जोड़ देना, उसी में मान लेना कि दोनों अलग अलग है। आदमी नहीं याद कर लेंगे तो अलग से नहीं याद रहेगा, एगो और नहीं भी है। इनकी कहानियां, एगो आदमी नहीं और एगो आदमी नहीं और दूसरा है नहीं, तो याद रह जाएगा कि नवाबी तुलाराम शास्त्री वाटिका में बैठकर क्या सुना रहे हैं, अवशेष सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आदमी नहीं, एक दिल हजार दास्तां, एक दिल हजार दास्तां है, पांचवा दास्तां और सात अन्य कहानियां, पांचवा दास्तां और सात अन्य कहानियां। तो याद रह गया तुरंत, क्या को था, 8 गो, 8 याद रह गया। देखो कैसे याद रहा, फिर से नवाबी तुलाराम शास्त्री वाटिका में बैठकर अवशेष सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आदमी नहीं, दोनों नहीं के में जोड़ो, आदमी नहीं, एक दिल हजार दास्तां, पांचवा दास्तां और सात अन्य कहानियां। खत्म, सब एक ही में हुआ याद, याद हुआ पूरा। तो उम्मीद है कि याद रह गया होगा सातों, नहीं उम्मीद है कि ये 8 9 कहानियां भी याद रह गया होगा। क्या है, एक बार फिर से रिपीट करो कि नवाबी तुलाराम शास्त्री वाटिका में बैठकर अवशेष सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आदमी नहीं, एक दिल हजार दास्तां, पांचवा और सात अन्य कहानियां, पांचवा दास्तां और सात अन्य कहानियां। तो इस तरह से याद रह गया। ये अलग अलग है, पांचवा दास्तां अलग है और सात अन्य कहानियां अलग है, इसलिए हमने एक ही में मिला दिया याद रखने के लिए। और अगला क्या है, रिपोर्टाज एवं स्मरण, के गो है, 2 गो, ये तो याद रह जाएगा। रिपोर्टाज एवं स्मरण के गो, गदर के फूल ये कोठे वालियां, या मतलब ये याद रखना कि गदर के फूल लगाते हैं कौन है, कोठे वालियां, नहीं याद रहेगा। रिपोर्टाज 2 गो, ये कोठे वालियां क्या, गदर के फूल। ऐसे सोचना कि जैसे गदर के फूल क्या, ये कोठे वालियां, ये कोठे वालियां, ये कोठे वालियां मतलब गदर के फूल कौन लगाते थे, ये कोठे वालियां, याद रह जाएगा। रिपोर्टाज 2 गो, गदर के फूल ये कोठे वालियां। और अंत बचा इधर अनुवाद, अनुवाद के गो है 3 गो, अनुवाद 3 गो है। देखो कैसे याद रखना है, अनुवाद 3 गो। बिसाती कहती कि प्रेम की प्यास आंखों देखा गदर, ये याद रखना कि बिसाती कहती है कि प्रेम की प्यास जो है ना आंखों देखा गदर है। बिसाती अनुवाद क्या है, अनुवाद 3 गो, कौन कौन, बिसाती कहती है कि प्रेम की जो प्यास है ना आंखों देखा गदर है, प्रेम की प्यास आंखों देखा गदर है, कौन कहती है, बिसाती। तो याद रह जाएगा अनुवाद के गो, 3 गो, 3 अनुवाद, कौन कौन, बिसाती कहती है कि प्रेम की प्यास आंखों देखा गदर है। बिसाती क्या कहती है कि प्रेम की प्यास आंखों देखा गदर है। बिसाती कहती है कि प्रेम की प्यास आंखों देखा गदर है। याद रह गया 3 गो अनुवाद। और लास्ट एक निबंध है, फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे, निबंध याद रखना कौन, फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे, निबंध तो एक ही गो है, याद रह जाएगा कौन, फिल्म क्षेत्रे, फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। बाल साहित्य को कैसे याद रखना है, बाल साहित्य क्या है, 4 बाल साहित्य हैं। पहला नाटखट, चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौकरी और बाल महाभारत। याद कैसे रखना है, इससे सोचना है कि नटखट चाची कहती कि निंदिया आजा बाल महाभारत देखने, नटखट चाची कहती कि बिंदिया आजा क्या देखने, महाभारत देखने, मतलब बाल महाभारत देखने। अब लो पढ़ाई लिखाई छोड़ के कह रहे हैं कि महाभारत देखने आजा, तो नटखट है कि नहीं। तो यानी सोचना है कि नटखट चाची कहती है कि ए निंदिया आजा बाल महाभारत देखने, कौन, बजरंगी भी नौकरी छोड़कर आया है ना, याद रह जाएगा। नटखट चाची कहती है कि निंदिया आजा बाल महाभारत देखने, बजरंगी नौकरी छोड़कर आए हैं, याद रह गया। क्या है, बाल साहित्य 4 गो, नटखट चाची कहती है कि निंदिया आजा बाल महाभारत देखने क्योंकि बजरंगी नौकरी छोड़कर आए, 4 गो। और अंत में इन्हें पुरस्कार भी मिले हैं, कई पुरस्कार, जैसे लगभग 4 पुरस्कार मिले हैं। और चारों पुरस्कार जैसे सबसे पहला बटुक प्रसाद पुरस्कार मिला है, इन्हें बटुक प्रसाद पुरस्कार मिला है किस रचना पर, बूंद और समुद्र। ये बूंद और समुद्र इसका उपन्यास था, इसी उपन्यास पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, बटुक प्रसाद पुरस्कार।
तो हमें सबसे पहले पुरस्कार याद रखना कि केगो पुरस्कार मिला है, 4 पुरस्कार। पहला तो बटुक पुरस्कार, पहला बटुक पुरस्कार, दूसरा प्रेमचंद पुरस्कार। याद रख लो नाम जैसा, बटुक प्रेमचंद, बटुक पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, बटुक प्रेमचंद, बटुक प्रेमचंद। और साहित्य अकादमी पुरस्कार और नेहरू पुरस्कार। तो 3 गो नाम याद रख लो, बटुक प्रेमचंद नेहरू, बटुक प्रेमचंद नेहरू और अंत में साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो याद रहा 4 पुरस्कार कौन कौन, बटुक पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार और साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। तो 4 गो पुरस्कार में 3 गो नामे पर याद रख लेना, बटुक, प्रेम और नेहरू, बटुक, प्रेम और नेहरू, बटुक, प्रेम और नेहरू और अंत में साहित्य अकादमी पुरस्कार। बटुक प्रसाद पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब जानना है कि इन्हें यानी कौन सी पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला। सबसे पहले बटुक पुरस्कार कौन सी रचना है, तो बूंद और समुद्र ये उपन्यास है, इसी रचना पर इन्हें बटुक पुरस्कार मिला है। क्या है, बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र ये उपन्यास है, इसी रचना पर इन्हें कौन पुरस्कार मिला है, बटुक पुरस्कार मिला। दूसरा प्रेमचंद पुरस्कार, सुहाग के नुपुर, क्या है, सुहाग के नुपुर, ये भी उपन्यास है, इसी उपन्यास पर इन्हें एक पुरस्कार मिला है, कौन, प्रेमचंद पुरस्कार। तो याद रहा बूंद और समुद्र पर बटुक पुरस्कार, सुहाग के नुपुर पर प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला है, अमृत और विष, अमृत और विष पर कौन, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंत में एगो नेहरू पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से इन्हें कुल मिलाकर 4 पुरस्कार मिला है। इनके द्वारा रचित प्रस्तुत निबंध जो है मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, इन्हीं की रचना, यहाँ पर जो निबंध है फिल्म क्षेत्रे, रंग क्षेत्रे, इन्हीं से लिया गया है। याद रखना ये जो हमारे पाठ्य पुस्तक में रचित निबंध है ये मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, ये क्या है, एक प्रकार की निबंध है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ इनका निबंध संग्रह यह है, फिल्म क्षेत्रे, रंग क्षेत्रे, इसी से लिया गया है। याद रखोगे, फिल्म क्षेत्रे, रंग क्षेत्रे, इन्हीं से लिया गया है मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक क्या है, निबंध है। किन से लिया गया है, किन से लिया गया है, ये फिल्म क्षेत्रे, रंग क्षेत्रे से।